अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 358 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनको आप ट्रायल के बीच में भी ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जो पहला केस है जो पहला केस है वो ए के अगेंस्ट ऑलरेडी चल रहा था। ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने बी का मर्डर किया है। तो जो केस है वो ऐसे चल रहा था, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस ए। अब यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग हो चुकी थी, ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका था। ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो कुछ एविडेंसेस सामने आते हैं जिसमें ये लग रहा है हमें कि ए के साथ साथ डी ने भी इस केस में मर्डर किया है। अब आपको अगर ट्रायल के बीच में नए एक्यूज को डालना है तो आपको क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में सेक्शन नंबर 358 बोलता है कि ट्रायल के बीच में भी आप यहाँ पे डी को एक्यूज में। आप याद रखना है कि जो चार्जशीट है, चार्जशीट में डी का नाम नहीं आया था। डी को आप ट्रायल के बीच में ऐड कर रहे हो। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ है क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी एक्यूज को ट्रायल के बीच में ऐड कर रहे हो, हमारे एग्जाम्पल में हम डी को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी विटनेसेस हैं जिनको ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हो ए के केस में, उनको आप दोबारा बुला सकते हो एंड दोबारा से उनकी गवाही डी के रिस्पेक्ट में ले सकते हो। अब ऑब्वियसली इसमें जो टाइम वेस्ट है वो होगा, बिकॉज आप सारे विटनेसेस को दोबारा से सुन रहे हो, सारे विटनेसेस को आप दोबारा से सुन रहे हो, तो अब टाइम वेस्ट भी हो सकता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो डी को ऐड करना चाहती है या फिर नहीं चाहती। कोर्ट यहाँ पे ये भी कर सकती है कि डी के अगेंस्ट एक सेपरेट केस स्टार्ट कर दे। वो जो ए का केस है वो तो चलता ही रहेगा अपनी पेस पे, लेकिन जो डी का केस है उसके लिए वो एक सेपरेट केस चला दे, ए के साथ उस केस को मर्ज ना करे, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड ए को जो सजा है अगर मिलनी होगी तो जल्दी, बिकॉज इस केस में जो डिसीजन है वो भी जल्दी आएगा। ओके, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉज 1 में इसमें मे शब्द का यूज है। उसको एक बार रीड करते हैं हम। वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द एक्यूज्ड, द कोर्ट मे प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट मे प्रोसीड, तो जरूरी नहीं है कि हर केस में कोर्ट यहाँ पे प्रोसीड करेगा ही करेगा। अब सेक्शन नंबर 359 पे हम आते हैं। यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस गिवन है। क्लॉज 1 में एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हमें गिवन है। इन ऑफेंसेस में आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हो, यानी कि जो विक्टिम है वो एक्यूज के साथ इन केसेस में एग्रीमेंट कर सकती है एंड यहाँ पे अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो एक्यूज को आप इस केस में एक्विटल दे दोगे, यानी एक्यूज को इस केस में बरी कर दोगे, बिकॉज विक्टिम और एक्यूज के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया। ओके, तो ये लिस्ट जो है यहाँ पे ऑफेंसेस की, ये आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हैं ये हमारा सेक्शन नंबर 359 में आता है। आपको याद रखना है कि जो क्लॉज 1 में हमको लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे आप कोर्ट की परमिशन के बगैर भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे क्लॉज 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोर्ट के परमिशन के साथ ही यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हो। तो ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में एक डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमको लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस गिवन है। अब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर आपने इन ऑफेंसेस का जो लिस्ट हमें देखी है, इन ऑफेंसेस का आपने अबेटमेंट भी किए है, तो भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है और एक्यूज को यहाँ पे एक्विटल मिल सकता है। अब क्लॉज 4 लिखा हुआ है कि अगर एक माइनर किसी केस में विक्टिम है, या फिर कोई ऐसा पर्सन विक्टिम है जो कि मेंटली इल है, इसमें जो इनके गार्डियन है वो भी यहाँ पे इनके बिहाफ पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हैं। ओके, बी इसका बोलता है, फोर्थ क्लॉज का बी बोलता है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन डेड हो चुका है तो इनके जो एलआर हैं, इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी इनके बिहाफ पे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एक और चीज याद रखनी है क्लॉज 7 में
कि अगर आपको किसी भी केस में इनहांस पनिशमेंट मिल रही है, हमको पता है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 12 और 17 का कोई भी ऑफेंस दोबारा से कर दिया है तो आपको इस केस में इनहांस पनिशमेंट मिल सकती है। तो ऐसे किसी केस में आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते हो, ये हमारा क्लॉज 7 बोलता है। अब हमको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, कोई चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारा क्लॉज 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे एक्यूज को आप यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे रहे हो तो एक्यूज को यहाँ पे एक्विटल मिलेगा। हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूज को यहाँ पे सीधा एक्विटल मिलेगा एंड केस का जो भी दाग है उसके ऊपर से वो हमेशा के लिए हट जाएगा। ओके, अब क्लॉज 9 यहाँ पे बोलता है कि कोई भी ऑफेंस आप कंपाउंड नहीं कर सकते हो अगर वो लिस्ट हमें देखी है, अगर उस लिस्ट में उस ऑफेंस का नाम नहीं है तो इस सेक्शन के अलावा और किसी भी सेक्शन में आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते। ओके, अब सेक्शन नंबर 360 पे हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में, यानी एक अक्यूज जो है उनके खिलाफ केस चालू हो चुका है, ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इवन एट द स्टेज ऑफ ट्रायल आप एक्यूज के जो केस है उसको विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसीजर ये रहेगा कि जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, पीपी जो है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे कि हमको एक्यूज के खिलाफ जो केस है उसको विड्रॉ करना है, और यहाँ पे 360 में आप केस को फिर विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोर्ट की पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एंड कोर्ट अगर परमिट करता है तभी आप केस को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। अब नॉर्मली सेक्शन 360 में जो विड्रॉल हो रहा है ये उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व होता है। अब आप देखते हो कि बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा होता है कि सरकार चेंज होती है एंड उसके बाद जो नई सरकार आती है वो अपने पुराने जो भी साथी लोग हैं उनको उनका जो केस चल रहा होता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जो विड्रॉ करते हैं वो इसी सेक्शन के एंटर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम अभी नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज अभी नहीं आया है, तो यहाँ पे आप एक्यूज को एक्विट नहीं करोगे बल्कि आप एक्यूज को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दोगे। और अगर जो यहाँ पे केस का विड्रॉल हो रहा है वो चार्ज फ्रेमिंग के बाद हो रहा है देन द एक्यूज विल बी एक्विटेड। तो आप एक्यूज को यहाँ पे एक्विट करोगे एंड यहाँ पे फिर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना फ्रॉम पीटी's पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन लिए बगैर विड्रॉल नहीं कर सकते। उनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो केस पे विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे केस को विड्रॉ कर रहे हो तो ये काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कर सकते हैं और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 361 के ऊपर। यहाँ पे बात करी गई है सबमिशन ऑफ केस टू सीजीएम के बारे में, यानी कि अगर एक मैजिस्ट्रेट केस को सुन रहे हैं और ट्रायल के बीच में उनको समझ में आ रहा है कि इस केस को सुनने की पावर तो मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो केस को सबमिट कर देंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, सीजीएम को। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सीजीएम को हमेशा केस सबमिट होता है, और आगे जाके हम देखेंगे कि अगर आपको ये केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है तो यहाँ पे आप केस को सबमिट नहीं करोगे बल्कि आप यहाँ पे केस को कमिट करोगे। तो हमेशा सीजीएम को केस सबमिट होता है एंड कोर्ट ऑफ सेशन जो है हमारा उनको हमेशा केस कमिट होता है। एंड 361 में हमारा केस जो है वो सीजीएम को, जो हमारे सीजीएम है, जब उनको केस सबमिट हो जाता है तो वो उस केस को खुद भी सुन सकते हैं या फिर अगर वो चाहे तो इस केस को वो किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये आपको सेक्शन नंबर 361 में याद रखना है। अब सेक्शन नंबर 362 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कमिटल ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, यानी कि अगर केस चल रहा है, सपोज मैजिस्ट्रेटी कोर्ट में केस चल रहा है एंड प्रोसीडिंग्स के दौरान पता लगता है कि इस केस को तो मैं सुन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो केस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा मर्डर का केस है। अब जो मर्डर का केस है इसको कोर्ट ऑफ सेशन ही सुन सकता है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट इसको नहीं सुन सकता। तो बीच में पता लगता है कि जो केस है वो ग्रीवियस हर्ट का नहीं बल्कि मर्डर का केस है। तो यहाँ पे आप केस को फिर आगे जाके कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर सकते हो। ओके, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऐसा होता है
कि जब केस स्टार्ट हो रहा होता है उस टाइम ग्रीवियस हर्ट का एलिगेशन लगा होता है, लेकिन केस के दौरान जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अब केस कन्वर्ट हो गया है, ग्रीवियस हर्ट से वो कन्वर्ट होके मर्डर में आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब मैजिस्ट्रेट इस केस को नहीं सुन सकता। इस केस को अब आगे जाके कोर्ट ऑफ सेशन ही सुन सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 363 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर चैप्टर नंबर 12 और 17 का आपका केस है एंड आपको इस केस में अब इनहांस पनिशमेंट मिल रही है, यानी आप ये वाला जो चैप्टर का केस है पहले भी कर चुके हो एंड दोबारा से आपने ये सेम ऑफेंस किया है, सेम चैप्टर के अंदर आपने ऑफेंस किया है, तो यहाँ पे जो केस है उसको आप सबमिट कर सकते हो सीजीएम को, बिकॉज हमारे जो सीजीएम है इनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है पनिशमेंट देने के लिए। ये हर केस में थोड़ी ज़्यादा पनिशमेंट अवार्ड, हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं कि किसी भी केस में जो हमारे सीजीएम है इनके पास मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट देने की अथॉरिटी होती है, एंड जो हमारे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है इनके पास सिर्फ 3 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट देने की अथॉरिटी होती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 364 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर एक सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ये केस को सुन रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि इनके पास पावर नहीं है इस केस में पनिशमेंट देने, सपोज एक केस को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सुन रहे हैं एंड यहाँ पे जो पनिशमेंट उनको देनी है इस केस में वो 5 ईयर्स की देनी है। अब ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट 5 साल तक की पनिशमेंट नहीं दे सकते। अब यहाँ पे अगर उनको पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा देनी है, 5 ईयर्स की पनिशमेंट देनी है, तो उनको केस को सबमिट करना पड़ेगा सीजीएम को, बिकॉज हमारे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम 3 ईयर्स की पनिशमेंट देने का अथॉरिटी है एंड सीजीएम के पास 7 ईयर्स की पनिशमेंट देने की, एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर केस में आप केस को सबमिट कर दोगे सीजीएम को, एंड यहाँ पे जो हमारे सीजीएम है वो इस केस में पनिशमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई है कि जो हमारे सीजीएम है अगर वो चाहे तो जो भी विटनेसेस हैं उनको दोबारा से भी सुन सकते हैं, अगर वो चाहे तो यहाँ पे एडिशनल विटनेसेस को भी सुन सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है सेक्शन नंबर 364। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा सबमिशन ऑफ केस हो रहा है सीजीएम को वो सेक्शन नंबर 364 में भी हो रहा है और सेक्शन नंबर 361 में भी हो रहा है। दोनों सेक्शंस में हमारा सबमिशन ऑफ केस टू सीजीएम हो रहा है। अब सेक्शन नंबर 365 के ऊपर हम आते हैं। इसका क्लॉज 1 बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा है जिसको हमारे मैजिस्ट्रेट सुन रहे थे, अब आगे जाके मैजिस्ट्रेट की डेथ हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि उनकी पोस्ट के ऊपर उनकी कोर्ट के अंदर अब एक नए मैजिस्ट्रेट आएंगे जो उनकी पोस्ट को संभालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो केस है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे पुराने मैजिस्ट्रेट छोड़ के गए थे, तो यहाँ से शुरू से आप केस को स्टार्ट नहीं करोगे। ओके, लेकिन यस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही है और अगर जस्टिस रिक्वायर करता है तो किसी भी विटनेस को आप दोबारा से यहाँ पे बुला सकते हो, उसको आप रीसमन कर सकते हो ताकि उसकी टेस्टिमनी आप दोबारा से ले लो। अब जो हमारा क्लॉज 2 है ये बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैजिस्ट्रेट है ये केस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर के ऊपर भी क्लॉज 1 वाला रूल लगेगा। सपोज एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो हमारे सेकंड मैजिस्ट्रेट है जिनों के सभी ट्रांसफर हुआ है ये भी चाहे तो इस केस में अगर कोई भी विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है तो उसको वो दोबारा से एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि शुरू से केस को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब क्लॉज 3 हमारा बोलता है कि समरी ट्रायल्स के ऊपर सेक्शन नंबर 365 का सेक्शन नहीं लगेगा, तो आपको ये पीटी के हिसाब से थोड़ा सा याद रखना। अब सेक्शन नंबर 366 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा कोर्ट है वो हर प्रोसीडिंग के दौरान ओपन रहेगा, यानी कोई भी केस चल रहा है तो उस केस के अंदर कोई भी पब्लिक का आदमी आके बैठ सकता है और वो प्रोसीडिंग को देख सकता है। लेकिन जो हमारा रूल है ये कभी कभी कुछ केस में जो हमारी कोर्ट है उसको मॉडिफाई भी कर सकती है एंड कोर्ट बोल सकती है कि इस हियरिंग के दौरान कोई भी पब्लिक का आदमी आके नहीं बैठेगा। तो जो जनरल रूल है हमारा इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हमको गिवन है। क्लॉज 2 में यहाँ पे गिवन है कि अगर कोई रेप का केस है सेक्शन नंबर 64, 66, 67, 68, 70, 71 या फिर पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन यहाँ पे गिवन है, इन सेक्शंस के अंदर कोई भी केस चल रहा है तो यहाँ पे कोर्ट जो है उसमें इन कैमरा
प्रोसीडिंग, यानी यहाँ पे कोर्ट ओपन नहीं रहेगा, यहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी एंड सिर्फ जो नेसेसरी लोग हैं, विक्टिम, एक्यूज्ड, उनके वकील और उनके फैमिली को आप कोर्ट में अलाउ करोगे एंड इनके अलावा जो हमारी पब्लिक है उनका कोई भी मेंबर कोर्ट में यहाँ पे नहीं रह सकता। ओके, तो ये डिफरेंस होता है ओपन कोर्ट का और इन कैमरा ट्रायल का। ओके, इन कैमरा ट्रायल आपको याद रखना यही होता है कि जनरल पब्लिक जो है उस ट्रायल में नहीं आ सकती एंड ओपन ट्रायल जो होता है इसमें हमारी जनरल पब्लिक भी आके बैठ सकती है एंड प्रोसीडिंग्स को देख सकती है। अब जो हमारा प्रोवाइजो है सेकंड क्लॉज का, ये बोलता है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी पर्सन को अलाउ कर सकती है इन कैमरा ट्रायल में भी। ओके, अब हमारा सेकंड प्रोवाइजो यहाँ पे बोलता है कि हमको ये चीज कोशिश करनी चाहिए कि जो भी यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, जो भी यहाँ पे इन कैमरा ट्रायल चल रहा है, इसको एक वुमेन जज या फिर मैजिस्ट्रेट ही चलाएं। यहाँ पे जो रूल है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। अब थर्ड क्लॉज यहाँ पे बोलता है कि अगर एक इन कैमरा ट्रायल चल रहा है तो इस ट्रायल की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इनको पब्लिश नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इनको प्रिंट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट यहाँ पे अलाउ करता है तो जो हमारी न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो इन प्रोसीडिंग्स को फिर पब्लिश कर सकती है। तो यहाँ पे आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस प्रोसीडिंग को पब्लिश कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इसका प्रोवाइजो गिवन है कि जो यहाँ पे बैन है प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का, जो यहाँ पे बैन है इसको कोर्ट लिफ्ट भी कर सकती है और यहाँ पे जो विक्टिम है उनका नाम और एड्रेस हटा के आप इन प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकते हो।